के अंदर भारत को उस स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील कुमार मोदी जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री अरुण सिंह जी। धन्यवाद सर। यह निर्मला सीतारमण जी ने जो सप्लीमेंट डिमांड फॉर ग्रांट यह सदन के अंदर ले आई हैं, इससे पहले अगस्त 2021 में 23,675 करोड़ रुपए का फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट आया था और यह 3,73,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री फॉर ग्रांट है। यह हमको समझना होगा कि सरकार बार बार इस प्रकार से ग्रांट सदन के अंदर क्यों ले आ रही है। महोदय, पूरा विश्व कोविड के दौरान एक ऐसे संकट से जूझ रहा था और जूझ रहा भी है, जहां पे एक तरफ तो गरीबों की मदद करना, उद्योगों की मदद करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना और वहीं अपने अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखना। बहुत सारे देश इस मामले में ठीक से नहीं समाधान कर सके, लेकिन जब कोविड का संकट भारत में शुरू हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते जिस प्रकार से अनेकों उपाय किए और उन्हीं उपायों का कारण है कि आज हम चाहे पहला बजट हो सप्लीमेंट्री ग्रांट, चाहे यह ग्रांट हो सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसमें फाइनेंशियल प्रोविजनिंग या फाइनेंस की अधिक डिमांड की गई है। सबसे पहले उन्होंने चिंता की और चिंता की तो देश के गरीबों की चिंता की। उन्होंने खजाने की चिंता नहीं की। जब कोविड-1 आया तो 80 करोड़ देशवासियों को सरकार के खजाने से 9 महीने मुफ्त में अनाज देने का काम किया। और जो कोविड-2 आया उस समय भी यह मोदी जी ने नहीं सोचा कि पहले तो 9 महीने हमने गरीबों को अनाज दिया ही था, हमारे खजाने में पैसा है कि नहीं है। दोबारा उन्होंने निर्णय लिया कि दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को मिलेगा और अभी यह निर्णय लिया कि वो 3 महीने और अधिक उनको अनाज मिलने का काम होगा। इसीलिए आज देश का गरीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है और देश का गरीब अगर खड़ा है किसी के साथ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। मान्यवर, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि नेतृत्व कैसा है। आज सामने जो विपक्ष पार्टियों के सदस्य हैं नहीं है, दिख नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग यहां पे भी है, वहां सदन में भी है। हमारी पार्टी की जहां भी सरकारें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और पार्टी का लगातार ग्रोथ हो रहा है। जो भी चुनाव आते हैं हर चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को जनता पूरा समर्थन दे रही है। अभी त्रिपुरा का चुनाव आया, त्रिपुरा के चुनाव में 334 कारपोरेशन की सीटें थी। 334 कारपोरेशन की सीटें में सभी विपक्ष टीएमसी और कांग्रेस सभी मिले और सभी ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विरोध किया, लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों को मिलकर के केवल 4 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 329 सीटें मिली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। सब देश की जनता देख रही कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, विपक्ष का रुख कैसा है, इनका नेतृत्व कैसे है। और हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सर्वगुण संपन्न नेतृत्व है, यह ऐसा नेतृत्व है जिसपे देश के लोगों का भरोसा है, जिसमें लोगों का विश्वास है। और जब मैं भरोसा और विश्वास कहता हूं तो देश के आगे हमारे समझ सब आंकड़े सामने दिखाई देते हैं। 9 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन देना और जो कोविड का संकट आया तो एक एक अकाउंट में महिलाओं के 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 500-500 रुपए के 3 किस्त देना और उसका भी इसमें प्रोविजन किया गया है। 3 किस्त उनके अकाउंट में 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पैसा देना। रेडी वाले, पटरी वाले, उनको भी पैसा देने का काम किया। और तो और
जल जीवन मिशन के माध्यम से भी देखेंगे तो पहले 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ का बजट होता था। अब अगले 4 सालों में ये 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो स्वास्थ्य सुविधा में देखें तो यूपीए के समय थी, उस समय कि ना 30-32,000 करोड़ रुपए खर्च होता था। ये मोदी जी हैं जो आज के दिन में 9 गुना बढ़ा करके उसको 2.5 से 3 लाख रुपए उन्होंने कर दिया है। तो जब यह खर्चा डालेंगे तो बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता ने जो विश्वास किया था मोदी जी पे, वह विश्वास कायम है, भरोसा कायम है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण देखिए तो जब विश्वास की मैं बात करता हूं तो विपक्ष के लोग तो नहीं है, वह 2014 के बाद से लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन तो 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे वोट मिला और 2019 में वोट मिला, 2019 में 5 करोड़ उनके नाम पे अधिक वोट मिला। यह भरोसा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पे है। 2019 में 5 करोड़ अधिक, और हमारे मित्र कह रहे हैं अगले बार 5 करोड़ अधिक मिलेगा ही मिलेगा। तो यह इसलिए है क्योंकि भारत के खजाने को अगर मोदी जी ने समर्पित किया है तो देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने समर्पित किया, इसलिए उन पर भरोसा भी है और विश्वास भी है। या और नेतृत्व में एक क्षमता और होना चाहिए कि निर्णय लेने वाला नेतृत्व हो, इधर देखने वाला नहीं। पहले नेतृत्व कैसा होता था, कोई निर्णय ही नहीं लेते थे। आज चिदम्बरम जी और ये सब मनमोहन सिंह जी यहाँ नहीं है, लेकिन उसमें 28, 29 कमेटियां बनती थी। एक निर्णय लेने के लिए 5 कमेटियां, हर सदस्य 20-20 कमेटी का, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का मेंबर होता था। और निर्णय कोई लेते नहीं थे, एक निर्णय के लिए दूसरी कमेटी, दूसरे के लिए तीसरी कमेटी। न निर्णय लेना ही सबसे बड़ा निर्णय था यूपीए सरकार का। लेकिन है मोदी जी की सरकार है, जब उन्होंने आर्थिक पक्ष पे अगर निर्णय लेने की बात आई तो जीएसटी का एक देश में 1 कर होना चाहिए, इस प्रकार का विश्व का सबसे बड़ा कर सुधार का कोई निर्णय लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। 1,30,000, 35,000 करोड़ रुपए जीएसटी का पर मंथ कलेक्शन हो रहा है। मैं तो राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आपने जीएसटी को बदनाम किया था, उसमें गब्बर सिंह टैक्स करके, आपको देशवासियों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यह जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है, एक गरीबों के मकान बनाने के लिए खर्च हो रहा है। यह जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है तो गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए खर्च हो रहा है। देशवासियों से उनको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का जब भी कोई भी निर्णय लेने की बात आई तो मोदी जी ने 1 मिनट भी उसको आगे किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ाया, न भटकाया, और निर्णय लेने का काम किया। तीसरी बात, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, एक बात और कहूंगा, नेतृत्व की बात आती है तो यह बात आती है कि नेतृत्व कैसा है, त्यागी और तपस्वी है कि नहीं है, उस पर विश्वास है कि नहीं है। राहुल गांधी जी को तो कोई देख करके या विपक्ष के नेता को बोल नहीं सकता त्यागी और तपस्वी। यह 7 साल सरकार चलते हुए हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पे 1 रुपए का आरोप नहीं लगाया है। यह प्रधानमंत्री जी की सरकार की विश्वसनीयता है। यही यूपीए के समय था तो क्या होता, जल में भी, थल में भी, नभ में भी, तीनों जगह घोटाले ही घोटाले होते थे। 2G, 3G, हर जगह घोटाले होने का काम करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं यह एक दिन भी, 7 साल हो गया लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए। और दूसरे हमारे सामने वाले विपक्ष के नेता, सदन चलता है फिर भी बाहर कहां चले जाते हैं, देशवासियों को पता ही नहीं रहता है कहां पे घूम रहे हैं। इसलिए मैं उपसभापति जी महोदय यह कहना चाहूंगा कि जब नेतृत्व सही होता है और नेतृत्व हमारा भरोसेमंद हो, विश्वसनीय हो, लोकप्रिय हो और हमारा नेतृत्व त्यागी और तपस्वी हो तो हर चीजें सही भी होती है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ऐसा नेतृत्व एक 10 साल 20 साल में नहीं मिलता, मोदी जी के रूप में नेतृत्व 100 साल में एक बार मिलता है, जो प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को मिला है। हम सबको उन पे गर्व है। और इसीलिए जो यह बजट जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है, इसमें सबसे बड़ा अगर है तो वही है कि देशवासियों को जो अनाज दिया, अनाज देने के लिए 49,805 करोड़ रुपए, बड़ा रकम है। 49,805 करोड़ रुपए का फूड के लिए
कि उनको अनाज दिया जाए, अनाज की स्टोरेज हो, इसके लिए रखा गया है। किसानों की बात तो सब करते हैं। अभी किसानों के नाम पे विपक्ष के लोगों ने कितना हंगामा किया, यहां भी किया, वहां भी किया, देश में हंगामा किया, तो देशवासियों ने तो उनको नहीं माना। जितने भी जगह स्थानीय निकाय से लेकर कोई भी उपचुनाव हो, विपक्ष के लोगों को हारी का हार मुख देखना पड़ा। लेकिन इस सदन के अंदर इस प्रकार से 4-6 लोग 10 लोग मिलकर हंगामा करना, यह कितनी अशोभनीय बात है। बाहर तो हिम्मत नहीं है आकर के वो बात अपनी रख सके, क्योंकि उनके पास कोई दम ही नहीं है, न कोई नीति है, न नीयत स्पष्ट है। लेकिन सदन के अंदर इस प्रकार से हंगामा करते हैं, इसकी हम निंदा भी करते हैं। और इन्होंने किसानों के नाम पे क्या किया? अगर इन्होंने किसानों को भला किया होता, तो किसानों के अकाउंट में मोदी जी को एक पैसा डालने की क्यों जरूरत पड़ती है? यह प्रधानमंत्री मोदी जी है, सीधे गरीबों के अकाउंट, किसानों के अकाउंट में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस ने क्यों नहीं? अरे कांग्रेस अकाउंट तो पैसा तब डालती जब किसानों का अकाउंट खोला होता। इन्होंने अकाउंट खोलने का ही ना काम नहीं किया। इस प्रकार से अगर इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड की चिंता की होती, देश की आजादी के बाद 6 दशक इन्होंने राज किया, तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती? मतलब एमएसपी के दाम बढ़ाए होते तो मोदी जी को एमएसपी के दाम 1.5 गुना लागत से क्यों बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती? देश में वेयर हाउस की अगर निर्माण किए होते तो वेयर हाउस बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती? फूड प्रोसेसिंग सेंटर अगर इन्होंने बनाए होते तो क्यों आवश्यकता पड़ती? वास्तव में है, कांग्रेस ने 6 दशक तो राज किया, लेकिन किसानों के नाम पे अगर उनको देखा जाए क्या काम किया तो 0 मिलेगा, 0। उससे अधिक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यह मोदी जी है जिन्होंने जब खाद के दाम बढ़ने लगे, इंटरनेशनल दाम बढ़ने लगी, तो मैं कृषि मंत्री और हमारे इधर रूपाला जी भी बैठे हैं, इनको मैं बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने देश के किसानों से कहा कि खाद के दाम बाहर के विदेशों के बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो डीएपी के दाम बढ़ेगा हम सरकार के खजाने से देंगे, और सरकार के खजाने से देने का काम किया। और इसलिए इसमें जो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उस फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो एडिशनल फंड आ रहा है, वो जा रहा है, इसमें डालने का काम किया। और कांग्रेस की सरकार होती थी तो क्या करते थे? फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पहली चीज तो जो चिदम्बरम थी उस समय ध्यान करिए, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बजट आता था उसको अंडर प्रोविजनिंग करते थे। उसको दिखाने का अपना जो बजट बनता था उसमें प्रोविजन डालते ही नहीं थे, अंडर प्रोविजनिंग का काम करते थे। और तो और जैसे सुशील मोदी जी बोल रहे थे, जब फर्टिलाइजर सब्सिडी की देनदारी अधिक हो जाती थी तो फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना ऑयल बॉन्ड जारी करते थे। इस प्रकार का काम, एक धोखाधड़ी करना, अंडर प्रोविजनिंग करना, बजट में नहीं दिखाना सही तरीके से, और ऑयल बॉन्ड जारी करना, ये मोदी जी हैं जिन्होंने देश के गरीब जो किसान है, किसानों का चिंता मत करो, डीएपी में अगर 2400 रुपए भी पर बैग देने का काम होगा तो हम देंगे। उन्होंने दिया भी। इसलिए आज देश के किसान अगर किसी के साथ खड़े हैं तो विश्व प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े हुए हैं। सभापति महोदय, यह इन्फ्लेशन की बात अभी सुशील भाई भी बोल रहे थे, इन्फ्लेशन की बात मैं भी उसमें भी जरा जोड़ना चाहूंगा। आज इन्फ्लेशन की बात तो ये लोग करते हैं कि इन्फ्लेशन, अरे यही सदन था, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने और चिदम्बरम जी भी थे, इस सदन के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब इन्फ्लेशन 2008-2009 में लगातार बढ़ रहा था, और बढ़ नहीं था, डबल डिजिट से ऊपर 12, 13, 14% जा रहा था। सदन में उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर, हम कहते हैं इस सदन में 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम नहीं हुई, उनके कहने के बाद महंगाई और बढ़ती चली गई। यह यूपीए के समय यह स्थिति थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल लगातार, 6 साल इन्फ्लेशन लगातार कंट्रोल में, 2%, 3%, 4%, इससे अधिक नहीं रही। अभी थोड़ा बढ़ी है, लेकिन पूरा विश्वास है कि यह जो महंगाई है थोड़ी ही बढ़ी है, यह भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, और आ ही रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है उसकी नीयत साफ है और लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए ऐसा हो जाएगा। एक और आपसे मैं उपसभापति महोदय बताना चाहूंगा कि यह
आज देश की स्थिति इतनी अच्छी है, आज पूरे विश्व की निगाह भारत की ओर है। भारत को सबसे बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन देख रहा है इन्वेस्टमेंट के मामले में। पहले जब यूपीए की सरकार थी, कई मंत्री लोग बैठ के एक आपस में डिस्कशन करते थे, प्रपोजल बनाते थे, फॉरेन में जाके मार्केटिंग करते थे कि विदेश से पैसा ले आएंगे। 3 लाख करोड़ का अगर प्रपोजल रखते थे तो 10% भी पैसा उनको मार्केटिंग करने में नहीं मिलता था। आज तो यह है, आज तो विदेश में जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज देखते हैं कि अरे यहां मोदी जी है, तो आज एफडीआई का सबसे अधिक रिकॉर्ड इनफ्लो कहीं आ रहा है, तो आज एफडीआई भारत में आ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, $639 बिलियन, थोड़ा बढ़ता घटता रहता है। यह इसलिए है क्योंकि सारे के सारे जो हमारे उनको मालूम है कि यह सरकार, मोदी सरकार, यह इसकी यहां ट्रांसपेरेंसी है, यह निर्णय लेने वाली सरकार है, यह रिफॉर्म करने वाली सरकार है, और यह सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली सरकार है। ये विश्व के समुदाय को यह मालूम है, यह ऐसी सरकार नहीं है जहां रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते थे, जैसे यूपीए के समय में। यूपीए के समय में क्या था, 10 में से 9 लोग, जब सर्वे हुआ 10 में से 9 लोग यह कहते थे, 10 में 9 लोग यह कहते थे कि यह इस समय अगर जो भी निर्णय 2G 3G जो भी निर्णय हुआ, कोर्ट के कचहरी के चक्कर में लोग जेल जाते थे, तो 10 में से 9 लोग यह कहते थे इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा इंडिया नहीं है। लेकिन आज के दिन में सब लोग कहते हैं कि बेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट कहीं है तो भारत है। भारत में आकर लोग निवेश कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए उपसभापति महोदय, अभी अच्छा देश भर में माहौल है, और देश जिस और आगे बढ़ रहा है वह लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से चारों ओर उसका निर्माण हो रहा है, वह कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कभी किसी ने सोचा नहीं था। अरे यूपीए के समय में तो 15 लाख करोड़ रुपए का बजट, 15-16 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। यह हमारी सरकार में 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हो रहा है। 100 लाख करोड़ रुपए अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च होगा। जहां भी देखिए, चारों ओर जाकर देखिए, रोड का जिस प्रकार से सड़कों का जाल बैठाया जा रहा है, कभी कल्पना भी नहीं किया था कि चारों ओर NHI के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है। यूपी के समय में क्या होता था, आए दिन अखबार मिस्टर 15%। अरे हम लोग भी देख के उस समय चौंकते थे, मिस्टर 15% में तो क्या हुआ। तो पता चला कि 15% कमीशन देने के बाद उसमें रोड सैंक्शन होती थी। आज सरकार पर 1 रुपए का आरोप पिछले 7-8 सालों में नहीं लगा है। पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए देश के विकास के लिए बहुत आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमारा मजबूत हो, जो हो रहा है। और इसमें सप्लीमेंट्री डिमांड में, जैसे अब हमारे मित्र सुशील मोदी जी ने बताया कि एयर इंडिया के लिए 62,000 करोड़ रुपए इसके लिए इक्विटी के लिए, इन्फ्यूजन के लिए रखा गया। आखिर एयर इंडिया, जब प्राइवेट एयरलाइंस अगर प्रॉफिट कमा रही हैं तो सरकारी कंपनी क्यों लॉस कर रही थी? इसके पीछे कुछ तो कारण, कौन इस देश में सबसे अधिक समय कौन राज किया? या इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जो एयरलाइन खरीदी जाती थी उस समय में कोई गोलमोल होता था, हर चीज में घोटाला होता था, और उसका ही नतीजा हुआ कि इतना बड़ा लॉस, धीरे धीरे मिसमैनेजमेंट रहा और उसके कारण इतना लॉस बढ़ता गया। यह इसलिए इसमें प्रोविजन करके इसको अब आगे चल करके एक परमानेंट सेटलमेंट करने का काम इसमें हो रहा है। पुलिस के लिए भी अलग से इसमें डिमांड रखा गया है। वास्तव में देखा जाए तो पुलिस पर्सनल है, उनकी स्थिति कितनी खराब है, रहने का मकान ढंग से नहीं होता, उनके पास इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं होते। तो यह सरकार है, यह सरकार ने कहा उनको मॉडर्न जो इक्विपमेंट भी दिया, हथियार भी दिया जाए, उनके अलग अलग रहने के लिए आवास भी बनाया जाए। इसलिए इनके लिए भी 5,000 करोड़ रुपए जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम के लिए, ये पुलिस के लिए 4,000 करोड़ रुपए इसमें प्रोविजन रखा गया है। बहुत अच्छा है, इसका हम समर्थन करते हैं, होना भी चाहिए।
सभापति महोदय, इसलिए भी बजट बढ़ रहा है कि जब कोविड का संकट आया तो जैसा मैंने बताया कि यह अकल्पनीय था, लोगों को कल्पना ही नहीं थी। पहले जब वैक्सीन बनती थी, भारत में तो वैक्सीन बनती नहीं थी, विदेशों में वैक्सीन बनती थी, क्योंकि भारत में रिसर्च पे तो पैसे नहीं खर्च करते थे। आज तो हमारे पूरा बजट में रिसर्च के लिए पैसा सरकार खर्च करती है। अब इस बार जो वैक्सीन, जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रैल 20 में ही टास्क फोर्स बना दिया। साइंटिस्टों के लिए लगातार उनसे बैठक करना, उनको धन उपलब्ध कराना, जो भी उनको मदद होती थी देने का काम किया। लगातार कांस्टेंट मीटिंग करने का काम किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, कंपनी को प्रोत्साहित करने का काम किया। और यह अकल्पनीय था, कभी किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो वैक्सीन 10-15 सालों में इंडिया में आती थी, जब वहां डिमांड खत्म हो जाती थी। और इस बार ऐसा हुआ, मैं तो कहूं यह चमत्कार ही है। और मोदी जी के कारण ही ऐसा हुआ है कि 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन भारत में आ गई। कोविड की 2 वैक्सीन भारत में बनी। इसीलिए हुआ कि लगातार उनको प्रोत्साहन देने का काम, मीटिंग लगातार करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी ने किया। और फिर जब बजट की बात आई तो लोग कहते थे कि भाई कि चलो पहले 45 साल से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीनेशन कर दो। फिर एक कुछ राज्य थी जो विपक्ष के पार्टी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान इत्यादि में, इन्होंने कहा नहीं ऐसा है वैक्सीन जो हम मंगाएंगे। अरे हम मंगाएंगे, उनको चाहिए थी 3000 करोड़ रुपए खर्च करना है। वो क्या करते 18 या 20 करोड़ रुपए का एक चेक भेज दिया बाहर और कहा हम वैक्सीन खरीदेंगे। डिमांड कितनी है, उनको कल्पना ही नहीं थी कि बाहर वैक्सीन मिलेगी नहीं तो मंगाओगे कहां से। लेकिन दिखाने के लिए कई हमारे विपक्ष की पार्टियां, हम बाहर से वैक्सीन मंगाएंगे, हम मुफ्त में लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके हौसले पस्त हो गए, और पीएम साहब तो जानते थे कि भाई कि जो संभव ही नहीं है तुम कर लो भाई, आप चाहते हो विपक्ष की जहां सरकार है अपने आप मंगाना चाहते हो तो मंगाओ। लेकिन वो फेल हो गए, नहीं मंगा पाए। पैसा भेजे तो भी नहीं मिल पाया, और पैसा भेजे कहां, जब 100 रुपए भेजना हम 5 रुपए भेजने का काम किया। तब उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि देश के खजाने से कितना भी पैसा लगता हो लगे, इस सप्लीमेंट्री बजट में कितना भी पैसा रखना हो रखे, लेकिन 18 साल से अधिक के उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। और 125 करोड़ से अधिक डोजेज दे जा चुके हैं। ऐसा कोई निर्णय कर सकता है? ऐसा निर्णय अगर कांग्रेस के समय ने 6 दशक में एक भी ऐसा निर्णय किया हो तो उनको बताना चाहिए, लेकिन वो बताएंगे नहीं, वॉकआउट कर रहे हैं। और इसीलिए वॉकआउट कर रहे हैं कि विषयों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो उनको भी बताना पड़ेगा विपक्षों को कि हमने क्या किया 6 दशक में। तो इससे बढ़िया है कि हंगामा करके बाहर चले जाओ, जिसे कुछ बताना न पड़े। इसीलिए विपक्ष के लोग बाहर जा रहे हैं और तर्क यहां पे नहीं रख रहे। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वह उनको जनता की नब्ज मालूम है। वो जनता के बीच में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। जब बात करते हैं तो जब मोदी जी के बाद विपक्ष वाले भी करते हैं पब्लिक मीटिंग में, तो वहां तालियां बजती हैं। और उन्होंने कुछ किया नहीं तो बताते ही नहीं, तो इसलिए उनको पब जनता रिजेक्ट करती चली जा रही है। यह स्थिति पूरे देश भर की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, यह लगातार बजट बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। 34 लाख करोड़ रुपए पूरा खर्च हो रहा है, अच्छा है। यह और धीरे धीरे बढ़ना ही चाहिए और इसको सैंक्शन अपने को करना ही चाहिए। बाकी जफर जी बोले, बाकी जफर जी बोलेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं अंत में एक बात कि यह देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और उपसभापति महोदय, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, ये सामने दीवार पे साफ दिख रहा है। यह शताब्दी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत की होगी और भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण सिंह जी।